ठीक है, गॉट इट कर दें। तो जिस तरह मैंने बताया कि आज के इस सेमिनार के अंदर हम लोग ये चंद पॉइंट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, एमसीक्यूज टेस्ट क्यों लिए जाते हैं, हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं, सोल्यूशन क्या है, और सबसे मेन चीज सिलेबस के हवाले से आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। इस टाइम पर बेरोजगारी की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान के अंदर, वो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज किया गया जिसके अंदर तकरीबन 671 पीएचडीज डिग्री होल्डर्स ने कहा कि जनाब हमारा मुआशी कत्ल जो है वो बंद किया जाए। ठीक है शहराज बच्चे, अगर देखें जल्दी है मेरी जान तो आप जा सकते हो। ठीक है, मैंने वैसे रिकॉर्डिंग लगा दी है, तो आप बेशक एंड वाला हिस्सा सुन लेना। मैं हर एक बात यहाँ पर जो करूंगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के फायदे के लिए करूंगा। और आप लोगों का टाइम जो है, अगर लबान जो भी आपका नाम है बच्चे, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अभी से छोड़ दो इसको। ठीक है, यहाँ पर जबरदस्ती किसी ने आपको बिठाया हुआ नहीं है, ये चीजें नोट नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से फुल देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी अगर बच्चे, अगर किसी को, मैं इसलिए पहले आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का टाइम जाया नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से कमेंट्स करते रहेंगे मुसलसल तो फिर मेरी आप लोगों से कैसे बात हो पाएगी ठीक से। ठीक है, तो आप अपना टाइम भी बचाएं, मेरा टाइम भी बचाएं। ठीक है, और हम चलते हैं, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला मसला ये कि 671, यानी कि जिस मुल्क के अंदर आप ये अंदाजा लगाएं कि पीएचडी यानी कि 21 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होते हैं आपको पीएचडी करने के लिए, वहां पर ऐसा बंदा अगर आप लोगों का बेरोजगार हो तो वो वहां पर क्या अलमिया होगा। अब चले, इनका फिर भी गुजारा हो जाता है विजिटिंग लेक्चरार के तौर पर और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, और इसके अलावा भी एचईसी ने एनुअली इनका स्टेपमेंट जो है वो फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इन लोगों की तरफ जो लोग क्या हैं, ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मोस्टली हम में से हैं। ठीक है, तो अब इनके हवाले से जरा देखते हैं कि एचईसी क्या कहती है। एचईसी कहती है कि तकरीबन हर साल 30 लाख डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस के अंदर जो हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होते हैं, इनरोल होते हैं। ये एचईसी कह रही है। और 2010 से लेके अब तक तकरीबन हर साल 5 लाख बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है। अब ये वो लोग हैं जिनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। ये फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉब चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो अभी रिसेंट सेंसस हुआ 2017 के अंदर, इसके मुताबिक हमारी 30% जो पॉपुलेशन है वो 30 ईयर से बिलो बिलोंग करती है, मतलब यूथ से भरा हुआ है हमारा मुल्क। ठीक है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हम 15 से 24 साल के दरमियान में देखें तो ये क्या है हमारे पास, 10.8% है। और इसका मुकाबला अगर मैं इंडिया, बांग्लादेश, इवन के नेपाल भी हम लोगों से बेहतर है। लेकिन अगर हम किसी से बेहतर हैं तो वो श्रीलंका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है ये उसके मुताबिक है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि तकरीबन हर साल 20 लाख एडिशनल यूथ, एक तो पढ़े लिखे हैं, एक अनपढ़ जो है हमारा बेरोजगार तबका जो है, जिसमें मिस्त्री भी है, जिसमें रेडी वाला भी है, जिसमें सारे लोग हैं, ये भी तो हमारे मुल्क की यूथ है ना, ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, ये भी बेरोजगार हैं। तो हर साल 20 लाख, एक तो पहले वाले मौजूद हैं जो बेरोजगार हैं, हर साल 20 लाख मजीद ऐसे लोग आते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है। और इनमें से अक्सर लोग जो जॉब कर रहे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने पढ़ा क्या है, उनको आता क्या है, और वो जॉब क्या कर रहे हैं, और उनको कितनी पेमेंट दी जा रही है। इसकी एग्जाम्पल आप यहाँ से ले लें, हम में से कई ऐसी माशाल्लाह एमबीए किए हुई बच्चियां होती हैं जो कि क्या रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही होती हैं। आप लोग इस चीज से अच्छे से अवेयर होंगे। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए हमें लगता है कि यार फिर यहाँ पर हमारा गुजारा तो नहीं है, क्यों ना फिर हम बाहर के मुल्क चले जाएं, यानी अब्रॉड में, और वहां पर जाकर अपनी किस्मत को आजमाएं। क्योंकि वहां पर जाकर हम रेमिटेंसेस भेजेंगे, हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी ना। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो जब हम बाहर जाने की बात करते हैं तो हमें पता चला कि भाई दुबई जैसे मुल्क में भी जाना है तो मिनिमम आप लोगों को 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी भी शुरू में। और उसके बाद भी वहां पर जाकर कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को जॉब मिलेगी।
और आप लोगों को पता है कि हमारे माशाल्लाह से मास्टर्स डिग्री होल्डर्स और इसके अलावा जो बड़ी-बड़ी डिग्रियां की हुए वहां पर जाते हैं, वहां पर या तो वो पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे होते हैं, मोस्टली कह रहा हूँ, बिल्कुल सारे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बड़ी-बड़ी जगहों पर भी हैं हमारे ब्रेन ड्रेन, एक पाकिस्तान के अंदर चैलेंज है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है कि वहां पर जाने के बाद उनकी जॉब से रेलिवेंट, उनकी डिग्री से रेलिवेंट वहां पर जॉब नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई भी काम जो मिल रहा होता है उनको वो कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो अगर अब बाहर जाना भी मुश्किल है और यहाँ पर भी बेरोजगारी है, तो फिर सर बताएं कि पाकिस्तान में हमारे लिए क्या रखा है। तो कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, तीन तरह की हैं हमारे पास। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अलावा फ्रीलांसिंग और गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ये तीन मेन अपॉर्चुनिटीज हैं बेरोजगारी को खत्म करने के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। अब आप में से अक्सर लोग, बच्चे जो हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ अटैच्ड भी होंगे। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इनरोल होने के लिए या इस कंपनीज के अंदर जॉब करने के लिए दो चीजें वो लाजमी मांगते हैं। पहले नंबर पे कहते हैं कि भाईजान आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब बंदा पूछे इनसे कि अल्लाह के नेक वलियो, अभी 5 लाख बच्चा प्रोड्यूस होके आया है, इनके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आया? तुम लोग जॉब दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा इनके पास, ठीक है। अच्छा, दूसरी शर्त क्या होती है? भाईजान आपके पास कोई रेफरेंस है? वैसे ये थोड़ा सा वैलिड पॉइंट भी, अक्सर लोग जो है वो हाथ दिखा के निकल जाते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस मांगा जाता है। चले, रेफरेंस की बेस पर आप लोगों को अगर जॉब मिल भी जाती है, तो आप लोग बताओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर आप लोगों को पे कितना किया जाता है और आपसे वर्कलोड कितना लिया जाता है? और इसके बावजूद भी जब अपना सारा खून पसीना आप कंपनी के ऊपर बहा देते हो, तो कोई पता नहीं है, किसी भी टाइम वो आप लोगों को फायर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अजाब है। तो सर फिर कोई और हल बताएं। दूसरा हल क्या है? दूसरा हल है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के हवाले से हमें कुछ दोस्तों ने बताया कि भाईजान आप घर बैठे कंप्यूटर पर काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। हमने कहा वाह, ये कैसे मुमकिन होगा? तो हमने कहा कि वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, लाइक फ्रीलांसर है, पेपर आर है, अपवर्क है, ठीक है, कुछ ऐसी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, और पोर्टफोलियो बनाने के बाद, वहां पर प्रोफाइल अच्छी सी बनाने के बाद, आप लोगों को ऑनलाइन काम जो है वो मिल सकता है। और उसके जरिए से आप लोग क्या कर सकते हो? अपना जो माशी सिस्टम है उसको चला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता लगा कि भाई इंटरनेट के जरिए से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब जो मसला होता है, वो मसला ये होता है कि भाईजान यहाँ पर आपका कंपटीशन जो होता है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता, वो तो पूरी दुनिया के साथ होता है। और कंपटीशन के लिए आपको चाहिए स्किल्स। जब आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, तो आप लोग बताओ कि आप यहाँ पर कैसे काम कर पाओगे? ये तो भला हो इमरान खान का, मुझे उसकी काफी सारी चीजें अच्छी भी लगती हैं और बहुत सारी चीजें बुरी भी लगी हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद भी उसको वोट दिया। तो कहने का मकसद क्या है, इन्होंने ई रोजगार प्रोग्राम के नाम से एक सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया। उसकी मद में पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स के अंदर तकरीबन कोई 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा आ चुके हुए हैं अभी तक, यानी कि और मजीद इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आती जाएगी फ्रीलांसिंग की, तो इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान सर्विसेज सेक्टर के अंदर इंशाल्लाह बूम करेगा, ठीक है। तो अच्छे के लिए सोचना चाहिए। अब स्किल्स भी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर हमें जॉब भी नहीं मिल रही है, तो फिर बचता है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब। मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। अब पहले यहां पर हम देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 क्या कहता है जॉब्स के हवाले से, जरा इसको भी देख लेते हैं। वो कहता है कि जनाब आर्टिकल 38 ये स्टेट करता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि इसमें मौजूद जितने भी शहरी हैं, उनको स्टेट में मौजूद जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए उनको एक अच्छा रोजगार और एक अच्छी जिंदगी जो है वो मुयस्सर करेगा। तो आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को ये आर्टिकल फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई में आप लोगों को ये लगता है कि हर एक बंदा जो है वो बेरोजगार नहीं है और तकरीबन हर एक बंदा जो है वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी मसला है, ठीक है। तो सारी बातों को देखते हुए हमें ये लगा कि यार हमारा जो हल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है। तो चले भाई, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन ये सवाल तकरीबन मैं 2018 से हर बच्चे से पूछता आ रहा हूं, जब से मैं ये सेमिनार कंडक्ट करवा रहा हूं।
ये मैं हर बच्चे से पूछता आ रहा हूं कि आप लोग तहसीलदार क्यों बनना चाहते हैं, मुझे जरा इसकी वजह बताएं। अब आप लोग खुल के कमेंट्स करें, आप लोग तहसीलदार क्यों बनना चाहते हैं। देखें, इंसान जो है वो बाय नेचर वो ना लालची है, ठीक है, वो लालची है। तो जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं ना कि भाईजान इसका रिवार्ड आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप तहसीलदार बन जाएंगे तो उसके आपको क्या फायदे हो सकते हैं, तो आप मेहनत नहीं करते। ये इंसान की नेचर है कि जब तक आप नहीं बताओगे कि उसको तुम्हें क्या रिवार्ड मिलेगा ये काम करने पे, ठीक है। इवन के हम लोग खाना भी ना खाएं, अगर उससे हमें ये रिवार्ड ना मिले कि हमारा पेट जो है वो इससे भरेगा और तवानाई आएगी, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक छोटी सी बुनियादी चीज बता रहा हूँ। हम हर कोई काम जो कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उसके इवज में हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग, अच्छा जी, शाबाश। अब्दुल्ला कह रहे हैं जी अथॉरिटी मिलेगी। खालिद नवाज साहब कह रहे हैं वांट टू एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। गैलेक्सी 10 कह रहे हैं जी शॉर्ट वे। मोहम्मद नुमान टू अर्न मनी एंड स्टेटस। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है सही तरीके से आपको ये अता फरमाए। अच्छा जी, पावर, अरे ओए शादी ओए, अरे बहुत बड़ा मसला है। टू सर्व नेशनल, अच्छा जी, पावर रैंक, वेरी गुड। देखें, साजिदा कहती हैं कि अथॉरिटी एंड पावर, शाबाश। अच्छा, पावर, अभी इंटरव्यू में अगर आप लोगों से पूछे कि आप लोग तहसीलदार क्यों बनना चाहते हैं, तो वहां लफ्ज पावर का इस्तेमाल ना कीजिएगा, अथॉरिटी फिर भी ठीक है। पावर नेगेटिव सेंस के अंदर लिया जाता है। एडवेंचर जॉब है जी। अच्छा, सुहेब कहते हैं कि आई वांट टू बिकम, अच्छा जी। मोहम्मद वकास अथॉरिटी चाहते हैं जी, शाबाश। ससुराल की शरत है ये, आए अल्लाह अकबर। अपना फ्यूचर मैं सेव करना चाहता हूँ, फॉर अथॉरिटी, शाबाश। अथॉरिटी वाली जॉब है। सेल्फ स्टीम है जी, फराज कहते हैं। सबा कहती हैं फॉर ब्राइट फ्यूचर, शाबाश। फाहिद इमरान कहते हैं ससुराल की शर्त है जी। अच्छा जी, नईम बाबर कहते हैं, अच्छा आप लोगों में से ना बाज लोग समझ रहे होंगे कि ये शायद मजाक कर रहे हैं ससुराल का नाम लेके या रिश्ते के हवाले से। मैं आप लोगों को बताऊं, 2019 में एक रिपोर्ट शाया हुई। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ बच्चियां जो हैं वो क्या हैं, गैर शादीशुदा हैं। और उनमें से 40 लाख बच्चियां ऐसी हैं जिनके सर में सफेद चांदी यानी कि सफेद बाल आ चुके हुए हैं और उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़कों के पास सिक्योर फ्यूचर नहीं है कि वो लोग अपनी बच्चियां उनको दें। या काफी बच्चियां इस वजह से बैठी हुई हैं कि उनकी शादियां इसलिए नहीं हो रही कि एज ज्यादा हो गई है, चलें गवर्नमेंट जॉब या कुछ बाकी दो चीजें हों जिसके बाद उनको रिश्ते आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएं। ये बात जहन में रखना। आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो मजाक समझ रहे होंगे ये रिश्तों को लेकर। हमारे मुल्क के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है इस चीज के हवाले से, ये जहन में रखना, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि हमें गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, मैंने तहसीलदार के लिए क्यों अप्लाई किया, ठीक है। तो तहसीलदार के लिए जैसे हमने अप्लाई किया, 1 साल का पूरा इंतजार किया, कई स्कैंडल्स देखे, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। इन सारे मामलात के बाद हमें अनकरीब एक मैसेज आएगा जिसमें कहा जाएगा कि भाईजान आपका 17 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर है, फलां टाइम फलां जगह पर, तो आपने आकर वो पेपर देना है। तो अब बंदा वहां पर उनसे पूछे कि भाईजान HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो मैंने क्या किया हुआ है, डिग्री हासिल की हुई है, तो आप मेरा इंटरव्यू लो और मुझे डायरेक्ट जॉब दो, तो ये MCQs के चक्कर में क्यों डाल रहे हो भाई। अच्छा, ये भी एक आप लोगों को छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि MCQs की कहानी स्टार्ट कहां से हुई। MCQs की कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है एक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका का है, वहां से। क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो काफी लेंथी होते हैं और उनको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उनको रिकॉग्नाइज करें। तो रिकॉग्निशन के लिए हर क्वेश्चन के अगेंस्ट उन्होंने 10 ऑप्शन रखे, यानी प्रोबेबिलिटी 10 के साथ। और इस तरह से जब बाद में इस पर रिसर्चेज हुई तो कहा गया कि 4 या 5 ऑप्शन जो हैं वो हर क्वेश्चन के लिए इनफ हैं। तो शुरू में 10 ऑप्शन होते थे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी, ठीक है। तो ये, अच्छा अब हम देखते हैं कि MCQs के फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी वेरी इफेक्टिव असेसमेंट टेक्निक है। आप जानना चाहते हैं कि इस बच्चे के पास पाकिस्तान अफेयर का कितना नॉलेज है, तो आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं MCQs के जरिए से। नंबर 2, मैं आ रहा हूं मोहसिन अब्बासी साहब, आ रहा हूं, ठीक है। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की है, मुझे 2 मिनट दें, इंशाल्लाह हर एक चीज लिंक होगी बाद में आके, हर एक चीज के साथ मेरा कोई भी लफ्ज आप लोगों का टाइम जाया नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद दे आर मोर अफोर्डेबल फॉर टेस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब जहां पर 58, अब 68 हो गई हैं, खैर 68 सीट्स के लिए तहसीलदार के लिए 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया।
तो आप सबका इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। तो इस यहाँ पर आपको क्या चाहिए, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी चाहिए जिसके जरिए से आप बच्चों को स्क्रीन कर सकें। और उसके बाद ये है कि इसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर आप इत्मीनान जो है वो जाहिर कर सकते हैं। इत्मीनान किस तरह से जाहिर कर सकते हैं, ये सारा OCR बेस होता है, ठीक है। और इसका ये फायदा होता है कि जनाब से ये सारा काम कंप्यूटर करता है। जो भी 2 नंबरी होगी वो पेपर होने से पहले हो सकती है। जैसे लास्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों को जो अपॉर्चुनिटी थी और बहुत सारे कल्प्रिट्स जो है वो इसके अंदर पकड़े भी गए। ये अल्लाह का एहसान है। तो कहने का मकसद क्या है कि जो भी 2 नंबरी होगी पेपर से पहले होगी। जब पेपर हो गया उसके बाद सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है और वो सारा कंप्यूटर के थ्रू होगा। तो आप लोगों को इसमें अब इंशाल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने सिर्फ फोकस करना है अपनी तैयारी के ऊपर। डिसएडवांटेजेस के ऊपर आ जाते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, आप लिमिटेड टाइप ऑफ नॉलेज असेस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान अफेयर की मैंने बात की, 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेके अब तक वो है। तो आप इतना सारा नॉलेज सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन के अंदर कैसे असेस कर सकते हैं। लिमिटेड टाइप ऑफ नॉलेज असेस कर सकते हैं। सेंस ऑफ रीजनिंग कोई नहीं है भाई। 4 ऑप्शन थे, आपने किसी एक लगा दिया, किसी एक के ऊपर लगा दिया, तो आपने किस बेस के ऊपर लगाया, उसकी क्या रीजन थी, या कि आपको पता भी था या आपने तुक्का लगाया। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए जो लोग तैयारी करके जाते हैं। और उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है MCQs का, आपका जितना भी रेलेवेंट मटेरियल है वो किसी काम का नहीं है। कैसे? लेट्स सपोज उसने पूछा कि जब सी पैक का मुहायदा हुआ चाइना के साथ, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में, तो इनिशियल कितनी अमाउंट पर एग्रीमेंट हुआ। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे बाकी सारी बातें पता है कि सी पैक के कितने रूट हैं, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, सेंट्रल कौन सा है, मुझे सारा पता है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये भी पता है इसमें कितने प्रोजेक्ट्स लगेंगे, किस में से पावर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, उनमें से हाइड्रो कौन से हैं, कोल कौन से हैं, थर्मल कौन से हैं, सारों का मुझे पता है। मुझे सिर्फ वो इनिशियल जो $46 बिलियन था, मुझे उसका नहीं पता। मुझे बाकी सब पता है। तो मेरा रेलेवेंट मटेरियल किसी भी काम का नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कोई भी सवाल जब आता है तो उसके रेलेवेंट अक्सर चीजें आप लोगों को आ रही होती हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट चीज आपको नहीं आ रही होती। ठीक है, तो खैर वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, शाबाश, जरा गौर से देखें। अब हम चलते हैं कि हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं। आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स करना चाहते थे, तो काजेज ऑफ फेलियर्स मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, काजेज ऑफ फेलियर जो हैं वो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा। क्यों आप लोगों से जानना चाहूंगा, अब जरा गौर से सुने। यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ पिक्चर्स आएंगी। उन पिक्चर्स को देखते हुए आप लोगों ने बताना है कि यार ये कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा इन चीजों को आप लोगों ने खुद बताना है। ये शाबाश, पहली पिक्चर आप लोगों के सामने आ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि ये कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं। शाबाश। सना, पता नहीं। अच्छा जी। मीना रियाज कहते हैं बिकॉज हमारे पास एक्सपेक्टेड नॉलेज। अच्छा जी। एक्साइटमेंट, शुएब कहते हैं जी, नहीं ऑप्शन नहीं बताना, इस सारे ओवरऑल सिनेरियो को पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक बहुत बड़ी काज है फेलियर की, हम इस वजह से फेल हो जाते हैं। इररेलेवेंट, हाँ, अहमद फवाद, शाबाश। आकिब कहते हैं जी, शाबाश आकिब। मोहम्मद फरीद, अच्छा जी। नूरुल ऐन, ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा जी। अदनान गौरी कहते हैं लिमिटेड नॉलेज है, अच्छा जी। इररेलेवेंसी, शाबाश साजिद। मैं सारों के नाम नहीं ले पाऊंगा तो नाराज ना होइएगा, ठीक है, कि सर ने हमारा नाम ही नहीं लिया। एहसन कहते हैं जी डिग्री, अच्छा जी, शाबाश। जुबैर कहते हैं अनम बशीर नॉट रिलेटेड टू माय डिग्री। हाँ, देखा, सबसे पहला और जो बड़ा मसला बनता है ना आप लोगों के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, आपका इररेलेवेंट सवाल होता है कि आपने 16 साल लगाए, आपने डिग्री हासिल की कंप्यूटर साइंस की, आप तहसीलदार का पेपर देने के लिए गए, आपसे पूछा गया हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भाई मुझे कहां से पता होगा कि ये अमेरिका का सेकंड प्रेसिडेंट कौन सा है। आप मुझसे पूछो किसके हवाले से, डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से पूछो, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से पूछो, टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज के हवाले से पूछो, ठीक है, डेडलॉक के हवाले से पूछो, इन चीजों के हवाले से पूछो कंप्यूटर साइंस से।
ठीक है, आप तो मुझसे पूछ रहे हो कि कौन है। वैसे इस सवाल का जवाब जो है वो जॉन एडम है, इसके अंदर नहीं है। पहले जो थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, दूसरे जॉन एडम, और तीसरे थॉमस जेफरसन थे। और ये वो थे जिन्होंने, थॉमस जेफरसन वो भी थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया था अमेरिका का। जी शाबाश। ये नेक्स्ट देखें, जल्दी जल्दी से हम चलते हैं, इसको देख के बताएं मुझे। जी शाबाश उस्मान, फराज, अदील जलील कहते हैं आउट ऑफ कोर्स पाकिस्तान। हाँ जी, हु व्हेन बिल्ट, शाबाश। फैसल, गोइंग रॉन्ग वे बिकॉज, अच्छा जी ये भी ठीक है। सबा असगर कह रही हैं आउट ऑफ तबस्सुम नाज, शाबाश तबस्सुम। अहमद खोकर साहब, शाबाश। नो ऑब्जर्व, सना, शाबाश। अच्छा मैं, मुझे ये बताएं कि ये कौन सी जगह है, पहले ये बताएं। ये मोनोमेंट, अहमद कह रहे हैं शाबाश। अली रजा भी कह रहे हैं, अच्छा मोटरसाइकिल नॉट अलाउड, अच्छा जी वेरी गुड। मोटरवे पे साइकिल अलाउ ही नहीं है, सही बात है। अच्छा लेकिन हमने इसको कनेक्ट करना है कि हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं। ये इस्लामाबाद मोनोमेंट है, और ये किसके दौरे हुकूमत में बनाया गया है? शाबाश अहमद फवाद, भुट्टो के जमाने में बनाया गया। आप में से इस्लामाबाद से कौन कौन है? शाबाश चौधरी अरसलान, उस्मान अशरफ। नहीं जी, बिलो 2000 नहीं बनाया गया ये। वहीद CSS, शाबाश। नहीं जी, तो ये जनाब आपके मुशर्रफ साहब के जमाने के अंदर बनाया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखें, आप लोग कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं जनरल नॉलेज के, लेकिन आप लोगों का फोकस ही नहीं होता उस चीज की तरफ। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो लाहौर से ताल्लुक रखते होंगे, अगर मैं पूछूं कि बादशाही मस्जिद कब बनी थी, आप वहां पर कई बार गए होंगे, और पूरे पाकिस्तान से आने वाले मेहमानों को कितनी दफा आप गए होंगे और वहां पर ले जाकर बादशाही मस्जिद का सैर कराई होगी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बादशाही मस्जिद, नहीं जी, 1674 भी नहीं है, 1662 भी नहीं है, ठीक है, 1670 भी नहीं है जी। राय शाहान, शाबाश। आकिब खान, शाबाश, 1673 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, देखें क्या है कि जनरल नॉलेज आपका इर्द गिर्द है। मैं अक्सर बच्चों से, इस्लामाबाद के अंदर इंस्टीट्यूट है रावलपिंडी में, वहां पर अक्सर मैं जब बच्चों से ये पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि जो हमारे जियाउल हक साहब थे, उनका इंतकाल हुआ था एक प्लेन क्रैश में, और वो कहाँ पे गिरा था? सतलुज बहावलपुर में। तो बताएं उनको कहाँ पर दफन किया गया। यकीन माने वो कई बार फैसल मस्जिद गए हैं, और उन्होंने जियाउल हक के मिजार के ऊपर फातेह खानी भी की होगी, लेकिन उनको नहीं पता होता। ठीक है, अक्सर बच्चे बहावलपुर का नाम ले लेते हैं। नेशनल स्टेडियम, हमारा नेशनल पार्क जो हमारा यूब नेशनल पार्क लिखा हुआ है उसके ऊपर, फिर भी हमें नहीं पता होता, हम वहां पर जाते रहते हैं। तो अपना इर्द गिर्द जो है हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप इन चीजों पे ध्यान करेंगे। अच्छा इसको देख के बताओ जरा, यह आप लोगों का 20 मार्क्स का पोर्शन है, देखो जरा क्या कहता है ये। उस्मान अशरफ, जी शाबाश उस्मान। चौधरी अरसलान कह रहे हैं करंट अफेयर, शाबाश। शाबाश शुएब अफजाल, जी शाबाश। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं जी, शाबाश। और हाय भाई मिस्टर बीन, कम्प्रीहेंशन जुबैर कह रहे हैं जी। अनीला हयात, गुड ग्लोबल नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज हैज बीन चेंज फ्रॉम न्यूज़पेपर टू मोबाइल, वेरी गुड। ये देखें अच्छी डिपिक्शन है।
आप लोग खुद बताओ कि कितना हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर थॉट प्रोवोकिंग तरीके से पढ़ाया जाता था। हमें चंद स्लाइड्स दी जाती थी और ये कहा जाता था कि भाईजान ये स्लाइड्स हैं, इनमें से आप लोग तैयारी कर लें, इसमें से आपका पेपर आ जाएगा। ऐसा ही होता था, उन स्लाइड्स को हम पढ़ते थे आखिरी रात में और सुबह हमारा पेपर हो जाता था। तो हमें कभी कभी भी थॉट प्रोवोकिंग बनाया गया है? आप लोग बताओ कि आपकी क्लास में कितने रिसर्चर्स निकले, आपकी क्लासों से कितने प्रोग्रामर्स निकले? मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे रिलाई कर रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें थॉट प्रोवोकिंग ही नहीं बनाया गया। सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद की रखी थी, उसका बुनियादी मकसद उस टाइम पर था कि गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करना ब्रिटिश सेक्टर के अंदर। हमने उसको तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी इसी हिसाब से रखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बच्चे पैदा करने हैं। हमने उन्हें थॉट प्रोवोकिंग बनाना ही नहीं है, हमने उनके अंदर सोचने की सलाहियत रखनी ही नहीं है। ठीक है? तो बच्चे क्या है, जब आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करोगे, तो काफी सारे बच्चों ने शुरू में बता दिया था कि सर क्या इशू है, जब हम न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं तो हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन चला जाता है। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मार खा जाते हैं, करंट अफेयर्स के अंदर। ठीक है? इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर पूरी जड़ी बूटी मैं आप लोगों को दूंगा, और किसी भी पेपर के अंदर जब आप करंट अफेयर्स के लिए बैठेंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ उसको तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज इसका सबसे बेहतरीन तरीका न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या होता है, सिर्फ 3 पेजेस हैं आप लोगों के, 6 पेजेस कह लें। पहले 2 हैं, दरमियान के 2 हैं और आखिरी 2 हैं। पहले जो 2 मैंने बताए हैं वो उसके अंदर क्या आ जाता है, आपके डोमेस्टिक इश्यूज आ जाते हैं। सेंट्रल वाले 2 के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, और जो लास्ट वन है उसके अंदर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, और उसके अलावा ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है? तो ये हमें समझ आ गया। अब जरा इसको देखो गौर से, 100 मार्क्स का पूरा पेपर है आप लोगों का। रिजवान खान नियाजी, जी शाबाश। अहमद शराज, मोहम्मद शराज, एहसन नूर, आमिर बलोच, हिना, मोहम्मद आबिद, वहीद CSS। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप लोगों की डिपिक्शन काफी अच्छी है। देखें, जब आप लोग पेपर में मौजूद जो क्वेश्चन है उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंड करेंगे ना। और जब आप कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करेंगे तो मतलब वो आप गलत अंडरस्टैंड करेंगे। और जब आप गलत अंडरस्टैंड करेंगे और बाद में जब आपको पता लगेगा तो फिर क्या होगा, वो आपका ठीक गलत हो जाएगा और जो गलत था वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। वो क्या कहते हैं, आधा सच जो है वो पूरे झूठ से क्या है, वो ज्यादा खतरनाक होता है, आधा सच होता है। ठीक है? तो इंग्लिश के अंदर ये आप लोगों के साथ बहुत इशू होगा। जब आप सही मायने में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो वहां पर ये आप लोगों को इशू करेगा। तो इसको इंशाल्लाह किस तरह से कवर करना है वो भी हम देखते हैं, परेशान नहीं होना। इसको जरा देखो। शाबाश साजिद, आशिर, वेरी गुड। मल्टीटास्किंग अब्दुल्ला, सना, मोहम्मद आजम, तलत, जी शाबाश। औरंगजेब, बिजी लाइफ, फराज, राशिद, राना महमूद साहब, मदिया, वेरी गुड। ठीक है? मल्टीटास्किंग में सबसे अहम चीज क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट। पहले नंबर में तो ये हमारी जिंदगी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसके हवाले से, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी भी अच्छी होती है लेकिन पेपर को सही माने में वो
अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, वीक पोर्शन कौन सा है, पहले पोर्शन कौन सा करना है। OMR शीट जो है वो आप लोगों ने कब फिल करनी है, OMR शीट जो है वो कब फिल करनी है, ये बहुत बड़ा इशू होता है। हम लोग, अच्छा आप लोग बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक सवाल पढ़ते हैं, फिर OMR शीट उठाते हैं, फिर उसको फिल करते हैं बबल को, फिर दोबारा जाते हैं दूसरा सवाल पढ़ के? कितने ऐसे लोग हैं? मोस्टली होंगे। और यकीन मानो, आप मुझे सिर्फ अब जरा 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 इस बात पे गौर करना अभी, कि जब आप पेपर से एक सवाल पढ़ते हो, OMR शीट उठा के ऊपर रखते हो, फिर उसके ऊपर बबल फिल करते हो, फिर उसको नीचे रखते हो, फिर पेपर उठा के ऊपर रखते हो, फिर दूसरा सवाल पढ़ते हो, कितना टाइम जाया करते हो? समझ आ रही है बच्चे? तो कभी भी, ये मैं इंशाल्लाह बात करूंगा कि कभी भी आप लोगों ने फौरन से सारा पेपर जो है इस तरह से अटेम्प्ट नहीं करना है। उसको अच्छे से रीड करें, एक ब्लैड पेंसिल अपने साथ रखें। ये आज इंशाल्लाह पेपर की टेक्निक्स में मैं आप लोगों को बता के भेजूंगा। ठीक है? आप लोग जो घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, इन 10 दिनों को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इंशाल्लाह सारों को मैं ये बता के ही भेजूंगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं ताकि हम टाइम अपना ज्यादा से ज्यादा बचाएं। हाँ जी, ये बहुत अहम है। ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि कब कोई सिलेबस अनफिनिश्ड होता है? कब कोई सिलेबस अनफिनिश्ड होता है? शाबाश। जाहिद, अहमद, अली कहते हैं जी वन पेपर MCQs फिनिश हो ही नहीं सकता जी, स्टार्ट और एंड का पता हो। जब एक सिलेबस पे फोकस ना करें, कभी नहीं, एवरी टाइम, ड्यू टू शॉर्ट टाइम एंड नॉट नॉलेज ऑफ सिलेबस। वेरी गुड, चलें, इनफ जवाब आ गया हुआ है। जब आप लोगों को ये पता ही ना हो भाईजान कि आपका सिलेबस क्या है। आप में से कितने लोगों ने मैथ की अच्छी तैयारी की हुई है भाई, तहसीलदार के लिए? शाबाश, जल्दी से बताओ। मैथ की अच्छी तैयारी, वेरी गुड, शाबाश। फरजाना, मोहम्मद नुमान कह रहे हैं मैथ की बहुत अच्छी तैयारी की हुई है तहसीलदार के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जब हमें पता ही नहीं है सिलेबस का, कि भाईजान तहसीलदार के सिलेबस में मैथ का पोर्शन ही नहीं है, और अगर हम मैथ के ऊपर टाइम जाया कर देंगे कि सिलेबस के अंदर ही नहीं है, वेरी गुड जी, जिन बच्चों को पता है। ठीक है? समझ रहे हो? तो इंशाल्लाह ये पॉइंट आज आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आज इसका सिलेबस क्या है प्रॉपरली, कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन सी बुक्स हैं, सारी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है? अब इसे आ जाएं। हाय 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 हाय, सबका ये मसला है। बताता हूँ फैसल, बताता हूँ सारी चीजें, परेशान ना हो। IT का भी बताऊंगा, हर चीज का बताऊंगा। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दें। हाँ जी, जुहेब, वेरी गुड। हिना, हेल्थ के हवाले से कह रही हैं। देखें, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। शाबाश अफीफा, उसामा, शाहिद शकूर, अनीला हयात। देखें, ये जो सबसे बड़ा इशू है ना, ये हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऑलरेडी रखा हुआ है, कंफ्यूजन। जब भी आप लोगों के पास क्या आएगा, ऑप्शंस आएंगे, तो आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहां से शुरू करूं। ठीक है? कहां से शुरू करूं? ये अभी ईद ईद गुजरी है, आप लोगों को पता होगा कि ईद के मौके पर अगर आप एक से ज्यादा सूट भी सिलवा लें, तो घर में 2-3 बंदों से पूछ ही लेते हैं कि भाईजान कौन सा सूट पहनूं। ठीक है? तो ऑप्शन हमेशा हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हमारे साथ यही किया, इस दुनिया के अंदर हमें भेजा, दो ऑप्शन दे दिए, ठीक है, एक सीधा रास्ता है भाई, एक उल्टा रास्ता है, इस पर चलोगे तो क्या मिलेगा, इस पर चलोगे तो क्या मिलेगा, सारा कुछ बताया हुआ है भाई, सामने पड़ा हुआ है, फिर भी कंफ्यूज है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और इसी का फायदा एग्जामिनर उठाता है, चार ऑप्शन दे के आप लोगों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी कैसे टैकल करना है अभी हम देखते हैं। ये देखो भाई, इस पर मैं थोड़ी सी आप लोगों का टाइम लूंगा, इस पर मुझे जरा खुल के कमेंट्स करें। व्हाट इज दिस? हम अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते जो स्लाइड मैंने अभी सामने रखी है, लेकिन हमारी जिंदगियों के अरूज और जवाल के फैसले यहां से हो रहे होते हैं। जी ताहिर, वेरी गुड ताहिर, गुड, आपने इडियम यहाँ पे यूज किया, शाबाश। अनीला, अहमद फवाद, सकलैन, मोहम्मद रमजान, नशीमा, शराफत, जुहेब, खुरम खलील, वेरी गुड, एमन, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, सुन सुन के ही तो काम खराब होते हैं, सही कहा है। बर्डन ऑफ एवरीथिंग, हुमा, मोइन अहमद, डीमोटिवेट करना, शाबाश। सोसाइटी, किरण, शाबाश। मोहम्मद जरार हुसैन कहते हैं जी पीयर प्रेशर, वेरी गुड, बिल्कुल आप लोग पॉइंट पर पहुंच चुके हुए हैं, दैट इज बेसिकली सोशल प्रेशर। देखिए आपकी जिंदगियों के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को करेज देते हैं, आप लोगों को डेडिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, ये कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोस्ट ज्यादा लोग ये होते हैं जो आप लोगों की टांगें खींचते हैं, आप लोगों को बात बात पे डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है, आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो लोग होते हैं आपकी जिंदगियों के अंदर, वो आप लोगों को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, वो फिर आप लोगों के दोस्त होते हैं। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था 2020 में जब ये पेपर्स आए थे तहसीलदार की जॉब्स, आप अप्लाई करने के लिए जा रहे थे, आपका दोस्त भी आपके साथ था, जैसे ही आप पहुंचे अप्लाई करने के लिए, तो आपके दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहे हो, आपने कहा यार वो तहसीलदार की जॉब्स आई हैं, अप्लाई करने जा रहा हूँ, तहसीलदार बनूंगा। उसने कहा यार छोड़ यार, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। आपने कहा हाँ यार तेरी बात तो ठीक है। यकीन माने आप अपना पेपर यहाँ फेल कर चुके हुए हैं, इसके बाद सिर्फ आप लोग लवाजमात पूरे करेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, आप बाकी सारी चीजें करेंगे, ठीक है। देखें बेशक 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, बेशक 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन 58 में से एक सीट तो आपकी है ना। अगर ये दिमाग आप नहीं बना सकते, आप 1 लाख को छोड़ दें भाई, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, यकीन माने पेपर हमारा फेल हो चुका हुआ है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेपर्स जॉब्स आई, हम लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, हमारे दोस्तों ने कहा यार अप्लाई तो कर, पहली सीढ़ी अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद फिर हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, तैयारी करते हैं। और यकीन माने ऐसे लोगों को लगते देखा है जब किसी ने किसी के पैसे भर के अप्लाई करवा दिया, लो भाई, ठीक है। तो वेरी गुड अफीफा, यही बात मैं कहूंगा कि आप लोगों को सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आप भूल जाएं बाकी सीटों को, आप बाकी लोगों को भूल जाएं, आप अपने ऊपर फोकस करें। मैं एक बात अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं, अपने स्टूडेंट्स को, कि खासकर जब मेरे पास तैयारी कर रहे हैं या वैसे, यार अपने कान बंद रखें, हर तरफ से शोर है, हर तरफ से आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, हर तरफ से आप लोगों को कहा जा रहा है ओ भाई ये कर लो, भाई वो कर लो। अपना एम बनाएं, अपनी प्रायोरिटीज बनाएं, प्रायोरिटीज बनाने के बाद उसके ऊपर लग जाएं और कान अपने दोनों बंद कर लें। अक्सर जब मैं बच्चों को सिर्फ पहले पहले आके ऐसे कहता हूं ना कि भाई अपने कान बंद रखना, वो कहते हैं सर फिर हम सुनेंगे कैसे। तो कान बंद रखने से मुराद क्या है कि इधर उधर के जो मशवरे हैं, टोटके हैं, इनसे दूर रहना, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा, हमारे एक टीचर थे खालिद नजीर साहब, ये अक्सर मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगा। खालिद नजीर साहब हैं, उर्दू हमें पढ़ाते थे, एफएससी की बात है, उन्होंने एक बार बात की मुझे और कहा कि बच्चे, कोई भी जो बात होती है चाहे वो मजाक में की जाए या जैसे भी की जाए,
वो अपना असर जरूर रखती है। क्या? वो अपना असर जरूर रखती है। ये बात हमें तब समझ नहीं आई 2018 में, जब मैं सीएसएस का एग्जाम्स दे रहा था और मेरा पहला पेपर था इंग्लिश ऐसे का। और इंग्लिश ऐसे के लिए हम दोस्तों ने बैठ के एक उसकी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ये था कि भाईजान, हम लोगों ने कभी भी शुरू में आउटलाइन नहीं लिखनी, हम जगह छोड़ देंगे, एंड में रफ आउटलाइन बनाएंगे, और आउटलाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली लिखकर, पूरा ऐसे लिखकर, एंड में जो है जब टाइम बच रहा होगा तो शुरू में आउटलाइन लिख देंगे। वो इस वजह से होता है कि आप शुरू में अगर आउटलाइन लिखते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हों कि आपके माइंड में उसका मटेरियल ना आए, तो फिर वो बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है। तो ऐसा ही था, आखिरी 5 मिनट छोड़े हुए थे मैंने, और मैंने आउटलाइन लिखनी थी पूरा ऐसे लिखने के बाद, और अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई। मेरे एक सीनियर ने एक दफा कहा था कि यार मैंने ना आउटलाइन नहीं लिखी थी और मेरा ऐसे पास हो गया था। मैंने कहा यार मेरा इतना बेहतरीन ऐसे हुआ है, मैं आउटलाइन नहीं लिखता हूँ, बस हो जाएगा पास। यकीनन मेरे पास मेरे पास टाइम था, मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, और वो मेरा सिर्फ इंग्लिश ही रह गया और एक इस्लामियात। इस्लामियात तो मैं समझता था घर की बात है ना, तो इस्लामियात को कभी टाइम ही नहीं दिया था, तो ये 2 पेपर रह गए। ठीक है, चलें जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, हर एक चीज को। ठीक है, तो अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज डिपो की तरफ से, आप लोगों को जिसने ये सारा तमाम अरेंजमेंट किए हैं उसके हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, कि 10 दिन का ये हम एक सेशन बना रहे हैं, जिसमें तकरीबन, वैसे हमारा 6 वीक्स का क्रैश कोर्स होता है, जिसके अंदर जनाब वो हमारी डेली बेसिस पे 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। लेकिन अभी जो है वो 10 वीक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो सारा सिलेबस जो हम 6 वीक्स के अंदर पढ़ते हैं वो सिर्फ 10 दिनों के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इन 10 दिनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। इस तरह का सेशन पिछली बार भी तहसीलदार के लिए मैं कर चुका हूँ। ठीक है, और मेरे ख्याल है इनमें से वो बच्चे यहाँ पर कुछ होंगे भी सही। ठीक है, हमारी 3 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी और तकरीबन ऑलमोस्ट रात 11 बजे तक चलती थी। ठीक है, नहीं फी आज मैं नहीं बताऊंगा, फी आज नहीं बताऊंगा, आज हमारा फ्री सेमिनार है और आज मैं इस तरह की कोई चीज नहीं बताऊंगा, फी के हवाले से बात नहीं करूंगा। ठीक है, आज आप लोग देखें हमारी बात फ्री हुई थी तो फ्री ही रहेगी, आज फीस की कोई बात नहीं होगी। और फिर काफी सारे बच्चे एतराज करते हैं, सर हमें फ्री के लिए बुला के आपने हमें फीस रख दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आज नहीं बात करेंगे इस पर। अच्छा, अब जल्दी से हम ना सिलेबस की तरफ आते हैं। ये मैंने बता दिया 10 दिन, 10 दिन का है टाइम पीरियड। पिछली बार तो हमारा 6 दिन का था, 6 दिन के अंदर हमने सारा कोर्स कवर किया था। इस बार हम 10 दिन है हमारे पास। तो 2 बजे से लेके कितने बजे तक, शाम के 6 बजे तक हमारी क्लास होगी, तकरीबन 4 घंटे की ये। और रात को 9:20 से लेकर ऑनवर्ड हमारी क्लास होगी किस चीज की, इंग्लिश की। तो ये 2 पेपर हम साथ साथ लेकर चलेंगे। दोपहर के टाइम में हम क्या पढ़ेंगे, 1 पेपर की तैयारी करेंगे जनरल नॉलेज की, और बाकी रात वाले टाइम में हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे। तो ये तरीका कार होगा, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश के लिए टाइम हमें ज्यादा चाहिए होता है, तो थोड़ा सा बीच में गैप रखा है इसलिए, ताकि आप लोग फ्रेश हो जाएं। ठीक है, चलें। तो बाकी सारी बातें बाद में हम करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ सोल्यूशन की तरफ। तो जल्दी से आप लोग इस तरह से करें बच्चे, कॉपी पेन निकाल लें, ये बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो मैं जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ व्हाइट बोर्ड। तो अब आप लोगों ने कमेंट जरा कम करने हैं। ठीक है, मेरे सुनने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। हाँ बच्चे, ऑनलाइन सेशन होगा। वैसे रावलपिंडी के अंदर फिजिकल क्लासेस होती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से मामलात ऐसे हुए कि उसे हमें अभी बंद करना पड़ा। ठीक है, तो जल्दी से शाबाश, नोटबुक निकालने, अब मैं लिखवाने लगा हूँ। टाइम 2 से लेके हमारा 6 भी हो सकता है, 2 से 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 से 5 घंटे की क्लास दिन में होगी। ठीक है, दोपहर के टाइम, और रात के टाइम हमारी 9:20 से लेके ऑनवर्ड 11 बजे तक या 12 बजे तक। उसमें ये होता है कि इंग्लिश वाले में मैं टेस्ट उसी टाइम साथ साथ सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, जैसे ही हम पढ़ेंगे, लेट्स सपोज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट भी कर लेंगे, और जो गलतियां होंगी वो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले, क्योंकि एक पूरा पेपर, आपको पता है तहसीलदार के लिए 2 पेपर हैं। ठीक है, तो 2 पेपर्स में सबसे पहला पेपर, पेपर 1 जो है वो आप लोगों का इंग्लिश का है। और मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरी आवाज पे ज्यादा फोकस करना है और अल्फाबेट्स पे जरा कम फोकस करना है। ठीक है, इंग्लिश। और दूसरा पेपर जो होगा वो हमारा जीके का होगा। तो ये हमारे 2 पेपर होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये 100 100 मार्क्स के हैं, और ये दोनों जो हैं वो एमसीक्यूज बेस होंगे।
ठीक है, इसके अंदर कोई इनलैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं है, कोई इस तरह की कोई दूसरी चीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर है, दो। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के हवाले से कि इंग्लिश के सिलेबस के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है। तो बच्चे, चाहे आप लोग तहसीलदार की तैयारी करें, एफपीएससी की तैयारी करें, पीपीएससी की तैयारी करें, सीएसएस की तैयारी करें, पीएमएस की तैयारी करें, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 2 पे टेंसेस। अच्छा, टेंसेस में ना कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक टेंसेस के अंदर इशू होता है। यकीन माने मेरी सिर्फ एक स्लाइड होती है टेंसेस के लिए, अभी तक भी काफी सारे बच्चे हैं जिनको टेंसेस के अंदर इशू होते हैं। असल में टेंसेस की सेंस हम कभी समझ ही नहीं पाए, हम तो रट्टा मारते हैं 12 के 12 टेंसेस को, और हम उसकी सेंस, ये असल में टेंसेस का सबसे बड़ा मसला ये होता है, सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो, सेकंड लैंग्वेज का हमेशा यही मसला होता है कि टाइम कौन सा है और उस दौरान में काम क्या हो रहा है। ये दो बहुत बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, चलें, खैर बच्चे परेशान ना हो। टेंसेस के बाद आ जाएं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये बहुत ज्यादा अहम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर स्पेशली आर्टिकल्स, ये लिख लें, मैं लिख रही हूँ, आर्टिकल्स, prepositional prepositional verbs जो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अच्छा, उसके बाद लिखें जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बच्चे मैंने कहीं पे लिखा हुआ नहीं है जो मैं आप लोगों को ये पेज सेंड कर दूं, मैं लिखवा रहा हूँ, बस यहाँ पे लिखते चले जाएं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद बच्चे जो दूसरे नंबर पे वो है आपके एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव, इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। एक्टिव पैसिव के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है नरेशन। नहीं 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 नहीं, अब नहीं होगा, सैटरडे संडे ऑफ कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी शाहीन। मैं सवालों की तरफ आता हूं, पहले हम ये लिख लें जल्दी जल्दी से। नरेशन, नरेशन में आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन के बाद नेक्स्ट लिखें कंडीशनल सेंटेंसेस। ये तो अक्सर एम में इंग्लिश वालों का भी मसला होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉम्प्रीहेंशन। एक मिनट, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, सारी चीजों की तरफ आ रहा हूं। कॉम्प्रीहेंशन लिख लें, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने इंग्लिश का आप लोगों को पार्ट बताया है, ये वो पार्ट है जिस पर आप मेहनत करके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन हमारे पास है। अब जो इंग्लिश का दूसरा हिस्सा है जिसे हम लक बाय चांस बोलते हैं, वो कौन सा है? वो है हमारा रट्टे वाला, वो कैब। सरफराज, वेरी गुड। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू होता है। अब वो लिखवाने लगा हूं, ये इरेज कर दूं बच्चे? ये लिख लिया आप लोगों ने? अब जी यहां पर सबसे पहले वो कैब, सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इडियम्स, इडियम्स के बाद नेक्स्ट लिखें
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोहम्मद साजिद बच्चे आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी मैं पेन के साथ जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, वो टाइम बहुत लग जाएगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करें। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी, अच्छा जी, इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, वोकैब हो गई, ठीक है। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं, अच्छा कंप्रीहेंशन का भी काफी सारा हिस्सा जो है वो इसी से बिलोंग करता है, स्पेशली एनोलॉजीज जो हैं, ठीक है। अच्छा जी, करेक्शन वो प्रीवियस पार्ट के अंदर लिखवानी थी, मैंने आप लोगों को लिखवाना भूल गया, 100 रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन। 100 रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन। अच्छा जी, अब सर ये सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे? फ्रेजल वर्ब भी हैं, प्रेपोजिशनल प्रेपोजिशनल वर्ब भी हैं, ठीक है, वो भी लिख लें। अब सर हम इनकी तैयारी कहाँ से करें? कोई हमें बुक्स बताएं, कोई ऐसा तरीका कार बताएं जिससे हम आसानी से कर सके अथेंटिक वे के अंदर। तो पहले नंबर पे तो मैं आप कहूंगा कि कोशिश करना पाकिस्तानी किताबों से दूर रहना, ना ही पेपर किताबों से बनाया जाता है, ठीक है। इकरा अल्ताफ ने पहले ही बता दिया भाई, शाबाश। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये आ जाएगी बाय रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन के बाद नेक्स्ट लिखें, एक बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, ये पाकिस्तानी बुक है बाय सैयद सादात। एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, ये लिख ले, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, वहां से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगी। शाह फहद बच्चे अभी थोड़ा सा सब्र कर जाएं, सारी चीजें बताता हूँ, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन, और एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादात। सैयद सादात, हाँ भाई लिख लिया। हाफिज करीमदाद चुगताई की जो बुक है वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, अगर किसी के पास पड़ी हुई है तो वहां से भी पढ़ सकते हो। डोगर्स वालों से दूर रहना, मैं वैसे कहना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, इस तरह से मिस्टेक्स बहुत होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, शाबाश। नंबर, अब वेबसाइट्स कौन सी हैं सर, वेबसाइट्स बता दें जहां से हम तैयारी करें। बच्चे वेबसाइट्स जो हैं, आप लोगों ने वेबसाइट्स पे तभी जाना है जब आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने तैयारी की नीयत से नहीं जाना है, प्रैक्टिस की नीयत से जाना है। अब यहां पर देखें, नंबर 1 इंडिया बिक्स, नंबर 2
एग्जाम बेटा। अब ये वो वेबसाइट हैं जिन पे ना बकायदा तौर पर, ठीक है, बकायदा तौर पर आप लोगों को टॉपिक वाइज जो हैं वो क्या मिल जाएंगे। यहाँ पर इसका पास्ट पेपर है नहीं, ये इस तरह की नोयत का इंग्लिश का ये पहला पेपर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, ऑक्सफोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ब्रिटिश वेबसाइट्स हैं, वहां से ब्रिटिश वेबसाइट्स की जो ग्रामर की वेबसाइट्स हैं वहां पे भी आप लोगों ने लाजमी जाके प्रैक्टिस करनी है। ब्रिटिश वेबसाइट्स लिख लें। लिख लिया। ब्रिटिश ब्रिटिश वेबसाइट जो ग्रामर से रेलिवेंट है वहां से आप लोगों ने मटेरियल, जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स बाय टॉपिक सर्च करके आप लोगों ने वहां से उसकी तैयारी एक्सरसाइज कर लेने हैं। लिंक नहीं बच्चे, ये लिख रहा हूं, इसको आप जाके गूगल के ऊपर सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो मैं कोई दूर थोड़ी हूं आप लोगों से। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएं आप, जीके वाली साइड पे आते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंडिया बिक्स, एग्जाम वेडा और ब्रिटिश वेबसाइट्स रिलेटिंग टू इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट लिखें भाई जावा जल्दी जल्दी से। अब जीके के पोर्शन को जब भी आप तैयार करना शुरू करें तो एक बात आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें, बिठा लें। उसके अंदर जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान अफेयर्स होगा, करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। इसमें से ज्यादातर चीजें जो हैं वो हमारी वर्ल्ड मैप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर पहले नंबर पे मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड अफेयर्स आर जीके। तो इसमें सबसे पहले वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकली भी एंड फिजिकल भी। और मजे की बात, कल मैं इसका डेमो भी दूंगा आप लोगों को। कोई भी बच्चा ये क्लास मिस ना करे। आपके जानने वाले हों, जिन्होंने दोस्तों ने तहसीलदार के लिए अप्लाई किया हो, या जिसको आप चाहते हैं कि यार उसका भला हो जाए, तो आपने कल की क्लास में उनको जरूर इनवाइट करना है, ठीक है। कल ठीक 2 बजे हमारी वर्ल्ड मैप की एक डेमो क्लास होगी, तकरीबन 2 से ढाई घंटे की। उसमें डिटेल में मैं सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये फ्री होगा। राइना है या जो भी आपका नाम है बच्चे, मैं माजरत चाहता हूँ सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। टाइमिंग यार अगर हम चेंज करते हैं ना, देखो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो लोगों के पास टाइम ना हो ना, देखें 10 दिन है, आप लोग अपनी प्रायोरिटी देखें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। एक तरफ तहसीलदार है जिसके लिए आप लोगों ने इतना इंतजार किया, तो जरा प्रायोरिटीज भी अपनी देखें और उस जॉब का लेवल भी देखें, और मैं आप लोगों से टाइम कितना मांग रहा हूँ, तो जरा इस चीजों पे आप लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल, वो आपकी बात मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा। फिर कह रहा हूँ, अगर अभी तक भी मैंने किसी का टाइम ज़ाया किया तो मैं माज़रत चाहता हूँ दिल से, ठीक है। तो अच्छा, टाइम नहीं ज़ाया करते हैं ना, फिर अभी क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ भी आना है जो बहुत लेंथी जाएगा फिर। अच्छा, वर्ल्ड मैप है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सिर्फ 10 दिन इंशाल्लाह। इन 10 दिनों के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट हम बनाएंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये फील होगा कि यार हमारे अंदर डेली बेसिस के ऊपर कोई बेहतरी आ रही है। जी जी, मैंने पढ़ लिया आईफोन बच्चे, मैंने पढ़ लिया आपकी बात, ठीक है।
नहीं बच्चे, अब 10 दिन की मेरे ऊपर ये सख्ती ना डालें, थोड़ी सी फीस होगी हमारी। हाँ, लेकिन आज जो कुछ है, कल जो कुछ होगा वो सब फ्री होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के बाद ये काफी सारे लोगों की इश्यूज हल हो जाएंगे। ठीक है, इन 2 दिनों में चलो आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने इन 2 दिनों के अंदर भी मैं अपनी मैक्सिमम चीजें आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो घर बैठ के तैयारी करना चाहें। ठीक है। अच्छा जी, वर्ल्ड, उसके बाद लिखे वर्ल्ड मेजर इश्यूज। ठीक है, वर्ल्ड मेजर इश्यूज जो हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं बच्चे। अब मैं आप लोगों को थोड़े से मेजर इश्यूज बता देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली अफगानिस्तान पीस प्रोसेस वाला सीन चल रहा है अभी, हुकूमत वाला। ठीक है, इसके साथ दूसरे नंबर पर आ जाओ अर्मेनिया अजरबैजान, और अजरबैजान ईरान, और साउथ चाइना सी, और इसके बाद आपका सी पैक है। ठीक है, सॉरी, सी पैक को बाद में बात करते हैं। अच्छा, मैं किसकी बात कर रहा था? हाँ, मेजर इश्यूज की। तो इसमें कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन इशू है, सीरियन क्राइसिस है, सीरियन सिविल वॉर है, यमन क्राइसिस है। ठीक है, तो इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। जी बच्चे, जहीर मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज में मे का मतलब कुछ और होता है। मे का मतलब कैन की सूरत में होता है। ये जब मॉडल वर्ब्स पढ़ाऊंगा तो उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि उस एक्चुअल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। फॉर्मल लैंग्वेज में एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, कंफर्म डेट है। 17 को आपका पहला इंग्लिश का पेपर होगा और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका जीके का पेपर होगा। फी आज हम नहीं बात करेंगे, फी के बारे में बात नहीं करेंगे यार, ये मुझे ना जरा लिखने दो। मैं आपके कमेंट्स आते हैं तो लिख नहीं पाता हूँ। रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैंने खुद क्या करना है अपने आप को सुन के। वर्ल्ड मेजर इश्यूज। अच्छा, इसकी अब कहाँ से तैयारी करें? ये 6th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, 6th क्लास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, ये यहां लिख देता हूं। 6th क्लास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है वो आप लोगों ने देख लेनी है। उसके अंदर ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो वर्ल्ड मैप को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है उसने। ठीक है, दोनों दिन होगा। मैं आता हूं सवालों के ऊपर यार, 2 मिनट दे दो। 6th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, 6th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की लेटेस्ट एडिशन आप लोगों ने लेना है। 6th क्लास नहीं होता बच्चों के, 6th स्टैंडर्ड की जो बुक होती है, जोग्राफिया पार्ट उसके अंदर है भाई। शुएब शुएब, 6th क्लास की जोग्राफिया का जो पार्ट है ये आपको इंटरनेट से देखने पड़ेंगे सारे, लेकिन हमारा तो इसके ऊपर प्रॉपर पूरा लेक्चर है। ठीक है, और मेजर इश्यूज भी। नेक्स्ट आ जाएं, वेबसाइट इसके लिए। वेबसाइट वही सही है, इंडिया बेक्स और एग्जाम विडा, उसके अंदर ज्योग्राफिया का पूरा पोर्शन है, वो आप देख लेंगे, वर्ल्ड मैप का भी, फिजिकल का भी और पॉलिटिकल का भी। ठीक है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफिया है ना बच्चे, वही इंडिया बिक्स और एग्जाम विडा जो भी लिखवाई है। शाबाश सोहेब अफजाल। नहीं नहीं, किसी से डायरेक्ट बात ना करें प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर। ये 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेके 2021 तक। अब इसको कैसे डिवाइड करना है जरा गौर से सुनते जाओ। पहले आप लोगों ने स्टार्ट करना है 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेके 1526 तक। ठीक है, ये जो जमाना है 712 से लेके मोहम्मद बिन कासिम तक, मुगल दौर यहां से स्टार्ट होगा।
मुगल दौर का हम जमाना देखेंगे 1526 से लेके 1707 तक। ये मुगल्स के अरूज का जमाना है, ये भी 6th क्लास के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 707 से औरंगजेब की डेथ के बाद से फिर जवाल स्टार्ट होता है 1857 तक, जंग आजादी तक। उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है 1857 से लेकर। इसमें हर एक चीज इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1857 से लेकर 1947 पाकिस्तान बनने तक, फिर 1947 से लेकर पाकिस्तान के तकसीम होने तक, स्प्लिट होने तक 1971 तक। फिर 1971 से हम आगे चलेंगे और इसको लेकर पहुंचेंगे कहां पे, 2019 तक। और 20 और 21 जो है वो हम एज करंट अफेयर के तौर पे तैयार करेंगे। ठीक है। अब 6th क्लास में ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये वाला पोर्शन जो है ये आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आपका एक आसान तरीका इसका बताता हूं। बीए लेवल की कोई भी अच्छी किताब लें, बीए लेवल की, हमारे प्रॉपर इस पर लेक्चर्स हैं, लेकिन जो घर पे बैठ के तैयारी करेंगे तो वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बीए लेवल की कोई भी अच्छी सी बुक लें और उसमें से जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं डिटेल में पढ़ने के बाद उनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है। और फिर चले जाएं पाक एमसीक्यूज। यहां पर वेबसाइट्स बता रहा हूं, पाक एमसीक्यूज। ये मैं इरेज कर दूं बच्चे, इरेज कर दूं। पाक एमसीक्यूज, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके, और उसके बाद डॉन एमसीक्यूज। डिटेल में पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए इन वेबसाइट पर आ जाना है, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। ठीक है। पाक एमसीक्यूज, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके और डॉन एमसीक्यूज। तैयारी के बाद यहां पे पहुंचाना है, बीए लेवल हिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाएं, यहां से पाकिस्तान और करंट अफेयर आपका हो जाएगा। उसके बाद आ जाएं इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में बच्चे सबसे पहले जो है वो अरब बिफोर इस्लाम, नंबर 1। नंबर 2 पे लिखें अरब बिफोर इस्लाम के बाद लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अस्वा हसना। उसके बाद नेक्स्ट लिखें नंबर 3 पे फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। नंबर 4 पे लिखें बैटल्स। नंबर 5 पे लिखें कुरानिक फैक्ट्स। अरब बिफोर इस्लाम। बैटल्स लिखें, बैटल्स के बाद लिखें जो गजवात हैं। ठीक है। कुरानिक फैक्ट्स। ठीक है। कुरानिक फैक्ट्स में बच्चे यही आप लोगों ने देखने हैं कि कुरान की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है, छोटी सूरा कौन सी है, कितने सिपारे हैं, कितने रुकू हैं। ठीक है। कौन सी सूरत है जिसमें शुरू में 2 बार, जिसके अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह आता है, किसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं आता है। इस तरह के जो फैक्ट्स हैं कुरानिक फैक्ट्स। ठीक है। नॉन मुस्लिम आप लोगों को बचे आप लोगों को पता है, कंपैरेटिव स्टडीज आप लोगों ने करना है।
पोर्शन जो है। नंबर 6 कुरानिक फैक्ट्स के बाद फेमस एंजल्स, फेमस एंजल्स। नंबर 7 फेमस एंजल्स के बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग। बच्चे हो जाएगा ना, आप इसकी परेशानी क्यों ले रहे हैं? कल की क्लास लेंगे, आप लोगों को कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि मैं यार पढ़ाऊंगा कैसे, आप लोगों के 10 दिन ज़ाया तो नहीं कर दूंगा। ठीक है, तो कल डेमो है ना हमारा, तो उसमें फिर हमें समझ आ जाएगी कि यार ये सर हमारा टाइम तो नहीं ज़ाया कर देंगे कहीं। इतने बच्चे आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह, आप जॉब्स कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फेमस एंजल्स के बाद लिखें नेक्स्ट वन, प्रॉफिट मेंशन्ड इन कुरान। प्रॉफिट मेंशन्ड इन कुरान, जितने भी प्रॉफिट्स हैं मेंशन किए गए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दें बच्चे, बस मैं लिखवा रहा हूँ। ये मैं रेस कर दूं, फिर मैंने और लिखना है कुछ, इरेज कर दूं अगर आप लोगों ने लिख लिया। मैं जल्दी जल्दी से बोल देता हूँ। अरब बिफोर इस्लाम, लाइफ ऑफ प्रॉफिट, फंडामेंटल्स, बैटल्स, कुरानिक फैक्ट्स, फेमस एंजल्स, और उसके बाद प्रॉफिट मेंशन इन कुरान। हाय, मेरा नाम भी अभी तक नहीं पता यार, ये तो मेरे ऊपर जुल्म नहीं हो गया? पहली पहली स्लाइड पे लिखा हुआ था। अदनान अंसारी मेरा नाम है बच्चे। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट आ जाए, शाबाश। अब देखिए इसकी तैयारी हम कहां से करें। पाक एमसीक्यूज का ना प्रॉपरली एक पीडीएफ है, पाक एमसीक्यूज की एक पीडीएफ है, इस्लामियात की। अगर ये आप लोगों को मिल जाए ठीक, नहीं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फिर वो वेबसाइट से ही पढ़ लेना है। ठीक है, तो वहां से आपका ये तकरीबन सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की इस्लामिक स्टडीज जो हैं उनको बैठ के एक अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेंगे, तो भी आप लोगों का मामला हल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये लिख लिया। 6th क्लास से लेकर बुक्स जो हैं 6th टू 12th, और पाक एमसीक्यूज पीडीएफ फाइल या फिर पाक एमसीक्यूज के एमसीक्यूज जो हैं वहां से आप तैयारी कर लोगे। नेक्स्ट लिखो शाबाश। पाक एमसीक्यूज, अहमद फराज। हाँ, कंपेनियन, शाबाश। तनवीर हुसैन, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबा कराम स्पेशली, अशरा मुबशरा, और मोर स्पेसिफिकली खुलफाए राशिदा या खुलफाए राशिदीन जो है। यहाँ पर माशाल्लाह सारे लोग ही बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे को वो बता भी रहे हैं। ठीक है, चीजें वहां से भी देख लें। वो मैंने बता दिया, फंडामेंटल्स, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट लिखें शाबाश। अब इसमें जो एक पोर्शन आता है वो है जनरल साइंस का। या एवरीडे साइंसेस भी हम बोलते हैं, ईडीएस।
जनरल साइंस के अंदर बच्चे आप लोगों ने क्या देखना है, नंबर 1 आपने बेसिक साइंसेस देखनी है, बेसिकली फिजिक्स। पहले तो आप लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंसेस देखना है। इन्वायरमेंटल साइंसेस के बाद आप लोगों ने फिर किस पे इसके अंदर ना फिर आपका यूनिवर्स भी आ जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें और भी आ जाएंगी, ठीक है। सोलर सिस्टम वगैरह सारी चीजें इसमें, वो एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, उसकी लेयर्स भी आ जाएंगी, फिर हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, बायोस्फेयर है। अच्छा, उसके बाद आप लिखें नेक्स्ट जो है वो बायो लिखें, बायोलॉजी, ठीक है। इसमें लाइक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, बॉडी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो, यानी ह्यूमन ऑर्गन जो है मेन मेन, उनकी फंक्शनैलिटीज। उसके बाद वाइटामिन्स हैं, बाकी जो इस तरह के बायोलॉजी से रेलिवेंट जो हैं, ठीक है, बच्चे नहीं है आप लोग पता है। इसी तरह केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। फिजिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ठीक है, और लाइक ओम्स लॉ वगैरह तक, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और केमिस्ट्री के अंदर जो है वो पीरियोडिक टेबल और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उससे रेलिवेंट। हाय, यही तो ताल्लुक है। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं, कहने को तो बहुत कुछ है। अच्छा जी, अब जो सबसे अहम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं ना, वो है जी कंप्यूटर साइंस। बहुत ही अहम सब्जेक्ट है और बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। क्वेश्चन सारे लूंगा, सबर सबर। नंबर 1, ऐसे समझ लें कि पीपीएससी का ये डार्लिंग सब्जेक्ट बना हुआ, पीपीएससी नहीं, सारों का ही, एफपीएससी हो, वर्चुअल वाले हो, सारे हो। तो सबसे पहले तो आपने देखनी है हिस्ट्री, इतनी ज्यादा नहीं है इसकी, लाइक जनरेशंस वगैरह। हिस्ट्री के बाद आप लोगों ने आ जाना है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर का पोर्शन आ जाएगा। कौन सा? हार्डवेयर। इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? 4 मेन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, 4 मेन कंपोनेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से 4 मेन कंपोनेंट्स आ जाएंगे? सीपीयू, इनपुट आउटपुट, और लास्ट वन जो है स्टोरेज। तो इनको डिटेल में देखना है, सीपीयू को फर्दर डिटेल में देखना है। उसके बाद नंबर 3 पे सॉफ्टवेयर इन इट्स टाइप्स। उसके बाद नंबर 4 पे लिखें बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट लिखें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है ना, ठीक है, उसमें फिर एक और चीज भी बताता हूँ, एमएस ऑफिस। नेक्स्ट लिखें, अच्छा हाँ, कोर विंडोज टास्क, कोर विंडोज टास्क, लाइक फायरवॉल है, ठीक है, फोल्डर सेफ्टी सिक्योरिटी, इन सारी चीजों के हवाले से। ये लिख लिया बच्चे? इसको इरेज करके मैं फिर नेक्स्ट लिखूं, ये लिख लिया? रिपीट कर देता हूं, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोर विंडोज टास्क। उसके बाद नेक्स्ट लिखें
MS ऑफिस, MS ऑफिस में आके आप लोगों ने क्या देखना है, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, इनके बुनियादी फंक्शनैलिटीज भी हम करेंगे, सारे प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगा हर एक चीज। अच्छा, शॉर्टकट कीज तो इन्हीं में आ जाती है ना, लामाला सी बात है, उसको अलहदा से लिखने की यहाँ जरूरत तो नहीं है। लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं शॉर्टकट कीज। अब इसके लिए सर कौन सी बुक पढ़ें, विच बुक? तो बच्चे, जिसने भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा है उसको इस बुक के बारे में लाजमी पता होगा। क्या है, कौन सी बुक है भला? इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय आईटी सीरीज, तलहा शाबाश, बाय आईटी सीरीज। ठीक है, आईसीटी, शाबाश वहीद, ऐश बच्चे, आपकी मर्जी है, ले लें। हाँ भाई, यहां तक चीजें लिख ली, बाकी वो इंडिया बेक्स एग्जाम बेटा, वहां पर इसकी एक्सरसाइज पड़ी हुई है, इसको अब डिलीट कर रहा हूँ। उर्दू की तरफ आ जाएं। अच्छा, ये फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है कि मैंने आप लोगों का कितना टाइम जाया किया और कितना नहीं किया। ग्रुप में मैसेजेस ओपन होंगे तो आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों का आज का सेमिनार कैसा रहा है, कुछ फायदा भी हुआ है नॉलेज डिपो की जात से या नहीं फायदा हुआ आप लोगों को। वही वो वेबसाइट्स दी हुई हैं जो मैंने बताई हैं, वो जेनेरिक वेबसाइट्स हैं जी। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। रिकॉर्डिंग सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे ना चाड़ दूं। चलें। चलें जी, ठीक हो गया। यही नॉलेज डिपो है बच्चे, लेकिन उस पर अभी तक कोई वीडियो मैंने लगाई नहीं है, ये पहली वीडियो होगी फिर। वो असल में वो एक दिमाग ही नहीं है ना, कि आज तक कभी रिकॉर्डिंग की ही नहीं है, क्योंकि उस तरह का कभी सीन ही नहीं बना। ठीक है, चलें जी। उर्दू के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने ग्रामर देखनी है। ग्रामर के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट नंबर पे, ये ग्रामर आपको छठी क्लास की किताब से भी मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोगों ने इडियम्स देखने हैं, मुहावरे जो हैं। ये आप लोगों को आईना उर्दू जो है वो 9th 10th और 11th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो आईना उर्दू है ना, वहां से आप लोगों का हो जाएगा। अच्छा, मुहावरे, ग्रामर, मुहावरे के बाद नेक्स्ट आ जाएं, एक डॉन का आर्टिकल है, डॉन न्यूज पेपर, आर्टिकल है 100 फेमस बुक्स राइटर। ये आप लोगों ने सर्च करना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखें, उर्दू के बाद पोइट्री, पोइट्री भी इसी के अंदर आ जाएगी, इन्हीं के अंदर आ जाएगी। बाकी रैंडमली पोइट्री जो है वो आप लोग पाक एमसीक्यूज वगैरह से देख लेंगे। ठीक है, चलें जी। कोई और सब्जेक्ट तो नहीं रह गया जिसे मैंने डिस्कस ना किया हो? मैथ इसका हिस्सा नहीं है। ये लो,
उर्दू में ग्रामर है, मुहावरे हैं, और डॉन न्यूज़पेपर आर्टिकल है 100 फेमस बुक राइटर्स का, उसमें पोएट्री भी है और उसमें सारी चीजें। क्वेश्चन, अच्छा कुछ बुनियादी क्वेश्चन जो सबके हैं वो पहले बता दूं, ठीक है। बुनियादी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, सर पेपर कब से हो रहे हैं? पेपर 17 अक्टूबर से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा पेपर कब होगा? 24 अक्टूबर को। पहले कौन सा पेपर होगा? मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो है वो, जैसे पिछली बार भी हुआ था, पहले इंग्लिश का होगा। फिर उसके बाद जीके का होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी फिलहाल आप लोग उसके हवाले से बात नहीं करोगे? नहीं, 2 बजे स्टार्ट हुआ है राणा साहब। नहीं, इस पीपीएससी कभी भी परसेंटेज नहीं देता है। स्पोर्ट्स क्विज आ जाएंगे, वो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं। नैब तहसीलदार के पेपर नवंबर में। रोल नंबर स्लिप कैसे हासिल करेंगे? रोल नंबर स्लिप के लिए आप लोगों को पीपीएससी का मैसेज आएगा। पीपीएससी का मैसेज आप लोगों ने, उसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। जब आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें दी हुई होंगी। जी बिल्कुल, हम जीके वाले पोर्शन पर लगे रहेंगे। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि इन्हीं 10 दिनों के अंदर वाइंड अप करवा दूंगा सारी चीजें, ताकि आप आसानी से पेपर दें। नहीं, ओल्ड रोल नंबर नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो अब जैसे आएगा। जी एमसीक्यूज टाइप पेपर होंगे। फी इंशाल्लाह कल की डेमो क्लास के बाद। ये इंशाल्लाह क्लासेस 24 तक चलेंगी, बच्चे परेशान ना हो। फी बहुत कम है बच्चे, हर बंदा अफोर्ड कर सकेगा। 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। बड़ी मेहरबानी रायना बच्चे। कल 2 बजे सेशन स्टार्ट होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? पेपर ऑलमोस्ट 100 आवर्स 100 मिनट्स का होगा, जैसे होता है मेरे ख्याल में 90 का होता है या 100 का होता है, आप लोगों को पता होगा, दिया हुआ है। फी इंशाल्लाह कल। अमजद, मुजम्मिल सर इतना कुछ टाइम कैसे याद करेंगे? ये तो फिर इंशाल्लाह कल की क्लास के बाद पता चलेगा ना। नहीं, लाजमी नहीं है। अगर क्लासेस लेंगे तो फिर किताबें क्यों लेंगे? फिर तो सारी चीजें मैंने खुद पढ़ानी है और देनी है आप लोगों को। किरण बच्चे, रात की क्लास में मुझे लगता है आप नहीं थी। मैंने रात की क्लास में डिटेल में बताया था। मेरा इंट्रोडक्शन आज का मेरा सेमिनार था। उसामा, सेशन 2 बजे से हमारा, कल तो हमारा सिर्फ 2 से ढाई घंटे का होगा। उसके बाद से फिर हमारी क्लासेस जो होंगी वो 2 से लेकर 6 से 7 बजे तक, और फिर रात 9:20 से लेकर ऑनवर्ड 11-12 बजे तक। कोटा सीट के हवाले से, कोटा तो कोटा है। वो जो उस कोटे में पूरा फाल करेंगे वही आएंगे उसके अंदर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने फीडबैक जो है वो लाजमी देना है बच्चों। वो मुझे चाहिए होगा कि मैंने आप लोगों का टाइम तो नहीं जाया किया। ये मुझे यही बता दो, कुछ लोग कह रहे थे वेस्ट ऑफ टाइम एंड दिस एंड दैट, और पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। वैसे हम, मुझे भी जो है कान बंद रखने चाहिए।
ठीक है, तो मैंने अपने कान बंद ही रखे थे। अच्छा बच्चे, एक बात अपने जहन में रखना, कंक्लूडिंग नोट में आप लोगों को बता दूं, अपना कंपटीशन लेवल देख लें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। चाहे मेरे साथ चलें, घर पे तैयारी करें, लेकिन कोई भी पेपर जब देने लगे ना, आप तैयारी करके दें, ऐसे टाइम ना जाया करें। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। विदाउट प्रिपरेशन एक तो आप अपना टाइम जाया करते हैं, दूसरा अपॉर्चुनिटी, सबसे जो मेन चीज है अपॉर्चुनिटी जाया करते हैं। यार जो लोग लगते हैं, क्या वो ऊपर से आते हैं? जिन लोगों को ये सीट्स मिलती हैं, पीपीएससी ने अपना क्वेश्चन बैंक चेंज कर दिया तो हमें इससे कोई इशू नहीं है, बल्कि आसानी होगी। हमारी सीएसएस की क्लासेस भी होती हैं, एफबीआर का बैच भी चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं उसकी, वो शाम 7:30 बजे होता है। ठीक है, आप ये ना समझें कि मुझे ब्रेक मिलेगी, 2 बजे से ऑनवर्ड मेरी क्लासेस ही होती हैं। ठीक है, 2 बजे से लेके रात 11 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं, इसमें सीएसएस का बैच भी है। अभी सीएसएस के बैच को 10-15 दिन के लिए सुकून करवाया है ताकि ये हंगामी क्लासेस हो सके, वो 4 बजे क्लास होती है। ठीक है, सीएसएस के अलावा एफबीआर का अलहदा से सेशन चल रहा है 7:30 बजे, और उसके बाद रात को हम चले जाते हैं 9:20 पे, ये 1 पेपर वाला है। सक्सेस रेशो आप मेरी जानना चाहते हैं तो बच्चे अभी रिसेंटली भी आए हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं है मेरे कितने बच्चे कहाँ कहाँ पर हैं। ये फेसबुक पर आप चले जाएंगे, नॉलेज डिपो को सर्च करेंगे, उसके रिव्यू सेक्शन में चले जाएंगे, एंड तक जाइएगा, शुरू शुरू में ना देखिएगा सिर्फ, तो पेज को थोड़ा सा हिलाएं चुलाएंगे, आपको सारा रिजल्ट मिल जाएगा मेरा कि क्या सक्सेस रेट है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लाजमी आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ही मैं आज का सेशन यहीं पे क्लोज करता हूँ। बहुत सारी दुआएं आप लोगों की भी चाहिए, मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ उन बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए हमारी, हमारे घर वालों की, हमारी सबकी आसें मुरादें होती हैं। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियां पैदा करे और आप लोगों को भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करने का शर्फ दे। अपनी नीयत ठीक रखें, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन रखें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। तो इसी के साथ ही आज की क्लास का मैं इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी बच्चे कल, तो तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। फीडबैक देना ना भूलना।